गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों 2011 और 2012 के ज्योग्राफी पीवाईक्यूज़ देखने के बाद हमने ये तो समझ लिया कि यूपीएससी ट्रेंड्स कैसे सेट करता है। लेकिन आज का वीडियो सबसे ख़ास है। क्यों? क्योंकि 2013 वो साल था जहाँ से यूपीएससी ने अपना गियर चेंज किया। इसी साल से क्वेश्चंस ज़्यादा एनालिटिकल और मैप ओरिएंटेड होने शुरू हुए थे। अगर आपने 2020 कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने मॉडर्न यूपीएससी का जो डीएनए डिकोड है वो कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ आंसर्स नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को इन्वायरमेंट से कैसे लिंक किया गया, मैपिंग का रोल कैसे बढ़ा और कैसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके मुश्किल सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं यूपीएससी 2013 ज्योग्राफी का डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन्स आर ड्यू टू। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो मेन कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना होगा। सबसे पहला तो अर्थ टिल्ट। अर्थ अपनी एक्सिस पर सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि वो पता होगा आप लोगों को 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इट मीन्स टिल्टेड है। अगर अर्थ सीधी होती तो पूरी दुनिया में साल भर दिन और रात बराबर होते, 12-12 घंटे के। इसलिए 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। सेकेंड जो बात याद रखना है, रिवॉल्यूशन राउंड द सन। अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है। इसका जो झुकाव टिल्ट की वजह से साल के कुछ महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, जहां दिन बड़े होते हैं और गर्मी होती है, और कुछ महीनों में ये साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है। इसका जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो आप लोगों को समझना है। ये और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और ये सब आप लोग ऐड कर सकते हैं। जो ऑप्शन ए है, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। सिर्फ रोटेशन, जो ऑप्शन ए से दिन और रात होते हैं पर उनकी लेंथ में वेरिएशन नहीं आता। सो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एलिप्टिकल मैनर। सिर्फ रिवोल्यूशन या एलिप्टिकल ऑर्बिट। या ऑप्शन सी, जो लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस। ऑप्शन सी, सीजन के लेंथ में इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि टिल्ट ना हो। सो इस वजह से भी ऑप्शन बी और सी गलत हो जाएगा। मेन इसके सीजन टू सीजन और लेंथ के लिए टिल्ट होना ज़रूरी है। ये ऐसे झुका हुआ से 23.5 डिग्री। ओके, इसलिए जब टिल्ट प्लस लिखते चलना आप, टिल्ट प्लस रिवोल्यूशन मिलते हैं तभी सीजन्स बनते हैं और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। कुछ बातें जो आपको याद रखना ही है। तो इसमें दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि दिन और रात क्यों होते हैं तो आंसर होगा उसका रोटेशन। लेकिन अगर पूछे कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं या सीजन्स क्यों बदलते हैं, तो आपको आंख बंद करके जहाँ पे भी टिल्ट प्लस रिवोल्यूशन दिखे आप वहाँ टिक मार दीजिए। सो इस वजह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Fresh water largest proportion. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हाइड्रोस्फीयर का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट याद होना चाहिए। मैं लिखा रहा हूँ, आप नोट्स में आप लिखते चलना। अर्थ पर टोटल पानी का सिर्फ जो है हमारे अर्थ पे 2.5 से 3% तक ही फ्रेश वाटर है।
और उसके लिए फ्रेश वाटर का जो ब्रेकडाउन है ये वो देखते हैं। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स जो है ये लगभग 68.7% ये फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसा क्वेश्चन में पहले ही बताया दिया गया है कि ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का आप ले लो 30.1%। ये हो गया आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, और ये ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर जैसे लेक्स, रिवर्स और भी जो है वहाँ पे सिर्फ 1.2% ही है के आसपास है। इस 1.2% के अंदर ही भी सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो हमें मिलता है ग्राउंड आइस से, परमाफ्रॉस्ट और लेक्स का होता है। तो इस वजह से जो है रिवर्स, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी में तो फ्रेश वाटर का बहुत ही मामूली हिस्सा है जो अप्रोक्स 0.01% का आएगा यहाँ पे इसमें, तो ये तो होगा नहीं। इस वजह से आ जाएगा हम, और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राउंड वाटर का। क्यों होगा ये बताते हैं दोस्तों। यहाँ यूपीएससी ने एक ट्रैप सेट किया है। क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि आइस कैप सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है कि आइस कैप्स को छोड़कर बचे हुए पानी में सबसे ज़्यादा क्या है। अक्सर लोग जैसे यहाँ पे नहीं था तो रिवर और लेक्स मार देते, जो कि सही भी था, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ कि इसके बाद कौन सा है, तो इस वजह से ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन असलियत में जो ज़मीन के नीचे छुपा ग्राउंड वाटर जो ऑप्शन सी है, रिवर से कहीं ज़्यादा है। ये देख सकते हो ना, यहाँ पे 1.2% ही है, और ग्राउंड वाटर में आइस कैप और ग्लेशियर के बाद आता 30.1%, तो इस वजह से हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो इसमें याद रखना है, जैसे आप याद रख सकते, सबसे पहले आप इसमें रख सकते हो कि सबसे पहले आएगा आइस कैप। अगर क्वेश्चन में ये छोड़कर ना बोलता तो सबसे नंबर 1 पे ये आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा ग्राउंड वाटर का फ्रेश वाटर। फिर तीसरे पे आएगा लेक्स, और चौथे पे आएगा फिर एटमॉस्फेयर में, और पाँचवें पे आएगा ये 5th नंबर पे रिवर्स। ये आप एक टेबल याद रख सकते हो जिससे आसानी से हो जाएगा। ओके, आइए नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। Okay, this is question number 3. Which are the above responsible for bringing dynamic change on the surface of the earth? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये एंडोजेनिक इंटरनल और एक्सोजेनिक एक्सटर्नल फोर्सेस को कंबाइन करता है। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। डायनेमिक चेंजेस जो है, सबसे पहले तो वो जानना है कि इसका मतलब क्या है। डायनेमिक चेंजेस का मतलब है धरती की जो सरफेस पर होने वाले बदलाव, ये सभी फोर्सेस किसी न किसी तरह इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये धरती के अंदर की गर्मी से प्लेट मूवमेंट्स, जो ये 4th पॉइंट है, प्लेट मूवमेंट्स और वल्केनिज्म होता है जो नए माउंटेन्स और लैंडफॉर्म्स बनाता है। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 3rd नंबर। इसके बिना रिवर्स नीचे नहीं बहेगी और मास वेस्टिंग जो लैंडस्लाइड्स नहीं होगी। ये सरफेस को रिसेप करने के लिए भी ज़रूरी है, तो ये 3 भी सही है। और उसके बाद प्लेट मूवमेंट्स, जैसा कि अभी बताया, इससे अर्थक्वेक आते हैं और कॉन्टिनेंट्स मूव होते हैं, ये सबसे बड़े डायनेमिक चेंजेज हैं, तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे। उसका रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स पैदा होती है जो विंड्स और ओशियन करंट्स को डायरेक्ट करती है, जो इरोजन में हेल्प करते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद अगर रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ,
इससे सीजन्स बदलते हैं जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे डेनुडेशन मीन सरफेस का घिसना होता है। तो ये भी सही है और ये दोनों तो है ही। आप जो इसमें याद रखना है, जो दोस्तों, जब भी यूपीएससी ऐसे फोर्सेस वाला क्वेश्चन पूछे जिसमें डायनामिक चेंजेस की बात हो, तो ध्यान रखें कि धरती पर कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है। सूरज की जो रेडिएशन से लेकर धरती का घूमना, रोटेशन, और अंदर की गर्मी जो जियोथर्मल, सब मिलकर हमारी सतह को हर पल बदल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस सही होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। Contour bending is a method of soil conservation used in। क्वेश्चन नंबर 4 सॉइल कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए इसका डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन देखते हैं। कॉन्टोर बंडिंग को समझने के लिए पहले इसका मतलब जानिए कि ये होता क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ हिली या स्लोपिंग एरिया जो है, स्लोपिंग एरियाज, पहाड़ी इलाकों में ढलान के परपेंडिकुलर बंड्स, जो छोटी दीवारें या मिट्टी के में बनाई जाती है ताकि पानी का जो बनाव है वो रुके और मिट्टी यहाँ पे ना बहे। देखते हैं ऑप्शंस इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करती है कि ऑप्शंस इसमें से कौन कौन से गलत है और क्यों है। सबसे पहले ऑप्शन ए, डिजर्ट मार्जिन्स लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन। यहाँ विंड इरोजन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ शेल्टर बेल्ट्स यूज़ होते हैं, काउंटर बंडिंग नहीं होते। तो आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसमें लिख सकते हो, यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स यूज होते हैं। इस वजह से ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ कम्स टू ऑप्शन बी, लो फ्लैट प्लेन्स में जो ढलान स्लॉप नहीं होती है तो वहाँ काउंटरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस वजह से ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। नाउ कम्स टू ऑप्शन सी, स्क्रब लैंड्स में वीड ग्रोथ रोकना सॉइल कंजर्वेशन का मेन पार्ट नहीं है और काउंटरिंग का वीड से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। सो इस वजह से ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। आइए देखते हैं इसका आंसर होगा क्या। मतलब ये असलियत में जो ये काउंटर बंडिंग है ये यूज कहाँ होते हैं। तो ये जो है ये मेथड हिल स्लोप्स, पहाड़ी ढलानों पर और ऐसे इलाकों में यूज होता है जहाँ बारिश कम होती हो और स्लोप की वजह से मिट्टी बहने का डर रहता है। इसका मेन मकसद रन ऑफ को जो है वो रोकना और पानी को ज़मीन के अंदर भेजना, इन्फिल्ट्रेशन है। जो इसमें आपको ध्यान रखना, जो याद रखने वाली चीज़ है, तो दोस्तों यूपीएससी ने यहाँ ऑप्शंस में हिली एरियाज़ या स्लोपिंग लैंड दिया ही नहीं है। काउंटर बंडिंग हमेशा ढलान स्लोप पर मिट्टी और पानी बचाने के लिए होती है। चूँकि ऊपर के जो ये 3 ऑप्शंस डिज़र्ट, फ्लैट और ये स्क्रबलैंड्स इसमें फिट नहीं बैठते, इसलिए आंसर डी इसका नॉन ऑफ दी एबव आपको टिक करने के लिए होना चाहिए। नहीं तो इसमें से तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉन ऑफ द एबव देखते ही नहीं, सोचते कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इसलिए आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, एनालिसिस भी करना है। इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। The annual range of temperature in the region of the continents as high as compared to coastal areas. What is the reasons? Okay. क्वेश्चन नंबर 5 जो है कॉन्टिनेंटलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है साल का जो सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीना के बीच का फ़र्क इसमें जानना है, वार्म और कोल्ड के बीच का डिफरेंस। कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो इंटीरियर ये फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कोस्ट जो समुद्र के किनारे पर मौसम लगभग एक जैसा रहता है। आइए स्टेटमेंट्स देखते हैं कौन कौन सा रीजंस हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। तो ज़मीन जो लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंड होती है एज़ कम्पेयर टू ओशियन, लेकिन
पानी जो ओशियन को गर्म होने और ठंडा होने में जो वक्त लगता है, इसलिए समुद्र के पास वाले इलाकों में पानी का मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट जो है मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट रहता है। पर इंटीरियर में ज़मीन की वजह से गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी पड़ती है। सो स्टेटमेंट 1 हमारा सही हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 2, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। एल्टीट्यूड का रेंज ऑफ टेम्परेचर से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। पहाड़ तो कोस्ट पर भी हो सकते हैं और इंटीरियर में भी, ये कॉन्टिनेंटली का काम रीज़न नहीं है। सो इस वजह से स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 3, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। विंड्स इंटीरियर और कोस्ट्स दोनों जगह हो सकती है। इनका काम टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, रेंज बढ़ाना नहीं। सो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 4, हेवी रेंस इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट। असलियत में कोस्ट पर इंटीरियर के मुकाबले ज़्यादा बारिश होती है। बारिश टेम्परेचर को कम करती है, पर ये एनुअल रेंज का प्राइमरी रीज़न नहीं है। सो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 4 भी गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा एक सही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। जो इसमें याद रखना है, तो दोस्तों सोचिए जैसे मुंबई और दिल्ली का हाल। मुंबई समुद्र के किनारे है, इसलिए वहाँ साल भर टेम्परेचर एक जैसा रहता है। लेकिन दिल्ली कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है, इसलिए यहाँ जून में आप देखोगे, अभी आने भी वाला है, तो यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस होता है और जनवरी में ऑलमोस्ट ये चल जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। इस बड़े रेंज का असली कारण है लैंड और वाटर के अलग अलग रेट पे गर्म होना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 ही सही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। During the thunderstorm, the thunder in the sky is produced by the okay. क्वेश्चन नंबर 6 क्लाइमेटोलॉजी का एक ऐसा सवाल है जो फिजिक्स और ज्योग्राफी को मर्ज करता है। इसको सॉल्यूशन थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। आइए चलिए इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स या वायलेंट मूवमेंट, जो ऑप्शन 1 और 3 में जो दिख रहा है, ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर असली वजह कुछ और ही है। तो जो ठंडर, जो बिजली की कड़क है, वो क्यों पैदा होती है? तो ऐसा कारण है कि लाइटनिंग, बिजली का जो चमकना, जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो अपने आसपास की हवा को लगभग जो है 30,000 डिग्री सेल्सियस तक तुरंत गर्म कर देती है। ये इतनी ज़्यादा हीट होती है कि हवा, एयर बहुत तेज़ी से एक्सपेंड, फैलती है और फिर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होती है। इस रैपिड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से एक शॉकवेव पैदा होती है, जिसे हम थंडर के रूप में सुनते हैं। आई थिंक ये मैंने पिछले के वीडियो में भी बताया हुआ है। तो चलिए आइए अब स्टेटमेंट्स का एनालिसिस देखते हैं। मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई। बादलों के मिलने से सिर्फ बारिश या लाइटनिंग का प्रोसेस शुरू हो सकती है, थंडर लेकिन नहीं। सो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, लाइटनिंग दैट सेपरेट्स दैट निम्बस क्लाउड्स। लाइटनिंग क्लाउड्स को सेपरेट नहीं करती, बल्कि उनके बीच के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको डिस्चार्ज करती है। तो इस वजह से भी स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। जो वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, जो थर्ड स्टेटमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट कन्वेक्शन से क्लाउड्स बनते हैं और टर्बुलेंस होती है, पर ये थंडर की साउंड पैदा करने का डायरेक्ट काम नहीं करती। सो इस वजह से स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। और आइए इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, तो दोस्तों सोचिए, जब आप कोई जैसे दिवाली में पटाखा, फायर क्रैकर्स चलाते हैं तो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि अंदर की हवा तुरंत गर्म होकर फटने की तरह बाहर निकलती है। थंडर जो है वो भी बिल्कुल वैसे ही है। लाइटनिंग हवा को इतना गर्म कर देती है कि वो फट पड़ती है और वही आवाज़ हमें सुनाई देती है। चूँकि दिए गए तीनों ऑप्शंस में एक्सपेंशन ऑफ एयर ड्यू टू हीट का जिक्र नहीं है, तो इसलिए आंसर डी, नन ऑफ द एबव होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर
7। Which of the following statements regarding laterite soils of India are correct? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इंडियन ज्योग्राफी के सॉइल्स ऑफ इंडिया सेगमेंट से है। जो लेटरेट सॉइल पर अक्सर ऐसे एनालिटिक सवाल आते हैं, यूपीएससी पूछते रहता है। तो चलिए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। लेटरेट सॉइल जो है वो सबसे पहले तो जानना है, ये जो लैटिन शब्द है वो लेटर से बना है। तो अगर थोड़ा पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, जिसका मतलब है ब्रिक। ये ब्रिक अपनी कुछ खास जो इसकी विशेषताएं होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर जनरली रेड इन कलर। तो इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड होता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। ये एक बड़ा ट्रैप है। जैसे लेटरेट सॉइल्स वहाँ बनती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश, हाई रेनफॉल होती है, वहीं लेटरेट सॉइल बनती है। तो हैवी रेन की वजह से मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। इसलिए ये मिट्टी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम में पुअर होती है, रिच नहीं। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। लेटरेट सॉइल को बनाने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल दोनों चाहिए। राजस्थान ड्राई है और यूपी प्लेन्स में ज़्यादातर एलुवियल सॉइल मिलती है, जो यूपी वाले इलाका है, और राजस्थान तो हमारा ड्राई है। लेटरेट सॉइल हमें जो देखने को जिस स्टेट में मिलेगा इंडिया में, लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे हिली एरियाज़ में मिलती है। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगा। टेपियोका एंड कैस्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल्स। चूँकि ये मिट्टी बहुत फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ के न्यूट्रिएंट्स बह जाती है, लेकिन फर्टिलाइज़र और सही इरिगेशन के साथ ही ये जैसे कैस्यू नट्स, काजू और टेपियोका जैसी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, खासकर केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में। तो स्टेटमेंट 4 हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एंड 4। जो इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों, अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि लेटरेट सॉइल लीचिंग से बनती है, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन में रिच नहीं हो सकती। जैसे ही आपने स्टेटमेंट 2 जो है, ये स्टेटमेंट 2 को गलत माना, ऑप्शंस ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और ये डी अपने आप एलिमिनेट हो गए। तो बचेंगे सिर्फ ऑप्शन हमारा ये सी। यूपीएससी में हर चीज़ रटना ज़रूरी नहीं, लॉजिक लगाना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको थोड़ा पता रहता ये स्टेटमेंट 2 को आप एलिमिनेट करते, तो आंसर सी हमारा ऑटोमेटिक आ जाता। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खरीफ क्रॉप्स इन चारों में से कौन कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रॉपिंग सीजन्स पर बेस्ड है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सोइंग मंथ्स का आइडिया हो तो आप आराम से बता सकते हो। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया में 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। सबसे पहले तो वो खरीफ, रबी एंड जो लास्ट है वो जेड। आइए सबसे पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। ये इसमें जो ये मानसून क्रॉप्स है, ये फसली मानसून की शुरुआत आपको जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इन्हें ज़्यादा पानी और गर्मी की ज़रूरत होती है। इसमें जो होते हैं खरीफ क्रॉप्स में से राइस, चावल, ये खरीफ की सबसे मेन क्रॉप है। फिर कॉटन, कपास, इससे भी गर्मी और मानसून की बारिश चाहिए होती है। फिर इसमें आप एक और ले सकते हो ग्राउंड नट, मूंगफली।
ये भी मानसून सीज़न में ही ग्रो की जाती है। अब बाकी और एग्जांपल्स आप जैसे देख सकते हो, मेज, जावर, बाजरा, तूर जो अरहर होता है वो, ये सब खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। आइए देखते हैं रबी क्रॉप्स। एक मिनट। चलिए अब देखते हैं रबी क्रॉप्स को। रबी क्रॉप्स, इसको विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। ये फसलें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फसलें सर्दी की शुरुआत आपको अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और स्प्रिंग जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। एक जो मेन है वीट, ये एक क्लासिक रबी क्रॉप है। इसका सोइंग पीरियड ठंडा होना चाहिए। बाकी एग्जांपल्स आप इसके साथ लिख सकते हो। बार्ले, ग्राम जो चना होता है, मस्टर्ड, ये सब। तो इसमें जो हमें याद रखना है दोस्तों, हम बिहार से हैं तो हमें पता है कि जब मानसून आता है तभी धान, राइस की रोपाई होती है। तो राइस तो खरीफ है ही नहीं, सॉरी, राइस तो खरीफ है, लेकिन ध्यान रखना गेहूँ, वीट हमेशा ठंड में बोया जाता है। ये जो वीट है ये तो रबी का हिस्सा है। इसलिए ये रबी है। जैसे ही अपना वीट ऑप्शन 4 को एलिमिनेट किया, आपके पास इसका सीधा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 को हटाएं और ये तीनों, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। With reference to the usefulness of the byproducts of sugar industry, which of the following statements are correct? Okay. क्वेश्चन नंबर 9 शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट्स पर है। ये टॉपिक इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करता है। तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुगर इंडस्ट्री में जो गन्ने, शुगर केन से चीनी निकलने के बाद जो बचता है उसका बहुत फ़ायदे हैं। तो आइए इसका एक एक करके स्टेटमेंट्स को देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1, बोगासेस कैन बी यूज्ड एज बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। गन्ने का जो रस निकलने के बाद जो उसका जो सूखा कचरा, उसको पल्प भी कहते हैं, पल्प, जैसे पल्प बचता है उसे बगास कहते हैं। इसे जलाकर फैक्ट्री अपने ज़रूरत की बिजली पैदा करती है। ये एक क्लीन बायोमास फ्यूल है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 2, मोलासेस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। मोलासेस जो सीरा होता है, एक गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है इसका, और फर्टिलाइज़र बनाने में नहीं बल्कि अल्कोहल और इथेनॉल बनाने में है। तो आप लिख सकते हैं इसको, ये जो स्पेशली होता है अल्कोहल एंड इथेनॉल के लिए यूज़ आते हैं। फर्टिलाइज़र्स के लिए ज़्यादातर नेपाथा या नेचुरल गैस यूज़ होती है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 3, मोलासेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ये मोलासेस को फर्मेंट करके इथेनॉल बनाया जाता है, जिससे आजकल आप पेट्रोल जो है, पेट्रोल में ब्लेंड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम करने के लिए बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इससे पॉल्यूशन भी कम होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा। ओके, 1 एंड 3 सही है इसका। तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 3। इसमें जो हमें याद रखना है जो ज़रूरी हो, तो दोस्तों यूपीएससी ये देखना चाहता है कि आप इंडस्ट्री की वेस्ट मैनेजमेंट को कितना समझते हैं। याद रखिए, बगासे से बिजली बनती है और मोलासेस से वाइन जो होता है, दारू एंड इथेनॉल। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है जो मोलासेस में उस मात्रा में नहीं होता है। इसलिए हमने देखा कि स्टेटमेंट 2 गलत है और ऑप्शन सी सही है। इस वजह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 3। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आप कर लो वाइन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग टेक्सटाइल्स या पेपर जो है पेपर इंडस्ट्रीज को ज़्यादा पानी कंज्यूम करने वाले मानते हैं, पर असलियत इससे काफ़ी अलग है। तो आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियल वाटर कंजप्शन का जो डाटा देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट्स सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का जो मेन कारण है आइए देखते हैं। कूलिंग सिस्टम, थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोयला जलकर स्टीम पैदा की जाती है जिससे टरबाइन घूमता है। उस स्टीम को वापस ठंडा करके पानी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, फिर आता है एश डिस्पोजल। कोयला जलाने के बाद जो राख जो एश होता है बनती है उसे पानी के साथ मिलाकर स्लरी बनाई जाती है। इसे ताकि उस एश पॉन्ड्स तक भेजा जा सके। इसमें भी काफ़ी पानी खर्च होता है। फिर इसका कंपैरिजन आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल वाटर यूजेस का। थर्मल पावर जो है 80% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल इनका कंजप्शन काफ़ी कम है। इसमें तीनों में ज़्यादा नहीं 5 से 10% के रेंज में कंपेयर किया जाए पावर प्लांट से। ये जो तीन है ये अकेले 80% के पास है। तो इसमें जो हमें याद करना है तो दोस्तों हमें लगता है कि कपड़े बनाने जो टेक्सटाइल या पेपर बनाने में बहुत पानी लगता होगा, लेकिन असली वाटर गज़लर हमारी बिजली बनाने वाली थर्मल पावर इंडस्ट्री है। सेंट्रल फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है एक CSE सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के इंडस्ट्रीज़ जितना पानी पीती है उसका 80% से ज़्यादा जो है ये अकेले थर्मल पावर प्लांट्स का कंज्यूम कर लेता है। इसलिए वाटर कंजर्वेशन के लिए ड्राई कूलिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी थर्मल पावर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉयल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इंडियन कॉयल की क्वालिटी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर है। ये क्वेश्चंस इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी के लिए काफ़ी हद तक कोयले पर डिपेंडेंट है। तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन कोल जो ज़्यादातर गोंडवाना कोल जो है गोंडवाना कोल की अपनी कुछ खास बातें हैं जो उसे ग्लोबल मार्केट जैसे ऑस्ट्रेलियन कोल से अलग बनाती है। तो आइए एक एक करके इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है हाई एस कंटेंट। इंडियन कॉयल में जो राख एस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 35 से 45% तक। इसका मतलब है कि जब हम कोयला जलाते हैं तो बहुत सारी राख बचती है जो थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ये पहला सही हो जाएगा। ओके, सेकंड है लो सल्फ़र कंटेंट। ये इंडियन कोल की एक अच्छी खासियत है। इसमें सल्फ़र बहुत कम होती है, लगभग 0.5% के आसपास, जिसकी वजह से इसे जलाने पर सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस कम निकलती है। इस वजह से हमारा ये भी सही हो जाएगा। ओके, 3 क्या करा लो एस फ्यूज़न टेम्परेचर। असलियत में इंडिया कोल का जो एस फ्यूजन जो राख टेम्परेचर इसका जो है वो हाई होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे एस फ्यूजन टेम्परेचर वो होता है जिस पर कोयले की राख पिघलकर चिपचिपाने लगती है। इट मीन्स स्लैगिंग। चूँकि इंडिया के कोयले के ये टेम्परेचर हाई है इसलिए इसे राख जल्दी नहीं पिघलती, जो बॉयलर के लिए अच्छा होता है। इसमें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, तो दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि इंडिया अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है वो पता होगा आपको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती है। मैंने पिछले की वीडियो में बताया भी है। और क्यों करती है, तो क्योंकि हमारे कोयले में जो ऐसराख बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक फ़ायदा भी है। हमारा कोयला इन्वायरमेंट के लिए
थोड़ा कम बुरा है क्योंकि इसमें सल्फ़र कम होता है। बस ये याद रखना कि एस फ्यूजन टेम्परेचर हमारा हाई है, दिस इज़ ये लो नहीं है। तो इस वजह से 1 और 2 तो सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। इसमें जो आप रिवीजन के लिए जो आप याद रख सकते हो, इंडियन जो कोल है वो उसमें एक मिनट, इंडियन जो कोल है उसमें हाई एस, लो सल्फर और हाई एस फ्यूज़न टेम्परेचर, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इससे स्टेट में ज़्यादा होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 1 एंड 2। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज द फॉलोइंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये मिनरल्स और उनकी फॉर्मेशंस पर बेस्ड एक कोर मैपिंग क्वेश्चन है। इसमें इंडिया के 3 सबसे बड़े मिनरल बेल्ट्स और लोकेशंस की बात की गई है। आइए इसका डीप एनालिसिस देखते हैं। ये सवाल आपके मैपिंग और मिनरल ज्योग्राफी का टेस्ट है। देखिए कि स्टेटमेंट्स क्यों सही है और क्यों गलत है। तो सबसे पहला है नेचुरल गैस ऑकर्स इन दी गोंडवाना बेल्ट्स। गोंडवाना बेल्ट्स जो है अपने कोल के लिए दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। यहाँ का लगभग 98% इंडियन कोल यहीं से आता है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ज़्यादातर टेरिटरी एज की सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी जो बेसिन है, मुंबई और असम। तो इस वजह से हमारा ये पहला गलत हो जाएगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट्स मिक्का ऑकर्स इन एविडेंस इन कोडरमा। झारखंड का जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट वो पूरी दुनिया में मिक्का कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो मिक्का बेल्ट वो हजारीबाग एक करके वहाँ पे जगह है, हजारीबाग कोडरमा, सबसे हाई क्वालिटी यहाँ पे जो है कि रूबी मिक्का प्रोड्यूस करती है। तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 3 धरवार्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। धरवार सिस्टम की जो रॉक्स है इंडिया के सबसे पुरानी मेटामॉर्फ्स रॉक्स है, और ये मेटेलिक मिनरल्स जैसे आयरन, ओर, गोल्ड, मैग्नीज, कॉपर के लिए फेमस है। जैसे कर्नाटका का KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स। पेट्रोलियम पुरानी मेटामॉर्फिक रॉक्स में नहीं बल्कि नई सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है। तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन 2, ये आ जाएगा बी, ओनली 2। और इसमें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, तो दोस्तों मिनरल ज्योग्राफी में 3 चीज़ें जो आपको तो पता ही होनी चाहिए, जो मुंह पे याद रहना चाहिए हमेशा। तो इसमें जो याद होना चाहिए, जो गोंडवाना है यहाँ पे कोल, और धरवार में मेटल्स जैसे आयरन, गोल्ड, और जो टेरशियरी है वहाँ पे ऑयल, गैस। चूँकि स्टेटमेंट 1 में गोंडवाना को गैस के साथ और स्टेटमेंट 3 में धरवार को पेट्रोलियम के साथ लिंक किया गया है, तो ये दोनों गलत हो गए। बचेगा यहाँ पे सिर्फ कोडरमा। जो हम सब जानते हैं कि मिक्का के लिए वर्ल्ड फेमस है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 2 ऑप्शन बी 2 ओनली होगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इसका कौन सा पेयर सही है वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इसका जो गंगा दिया हुआ है,
गलत है पूरी तरह से। क्यों? आइए इसका डीप एनालिसिस देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है पता होना चाहिए, ये उत्तराखंड से जो है, इसमें रामगंगा रिवर जो है, ये याद रखना है, रामगंगा रिवर निकलती है, गंगा नहीं निकलती। रामगंगा गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, पर पार्क के बीच से रामगंगा बहती है, गंगा नहीं बहती। इस वजह से हमारा पहला ये गलत हो जाएगा। ओके, सेकंड है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका मानस। तो आइए देखते हैं इसका पहले एनालिसिस। काजीरंगा जो है ये सबसे पहले पता होना चाहिए असम में है। असम के पास से ये ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। मानस रिवर और मानस नेशनल पार्क जो काजीरंगा से वो काफ़ी दूर है, इनके बीच से बहती, इसलिए ये पेयर भी गलत ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र होगा तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। ओके, फिर आता है स्टेटमेंट 3, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कावेरी रिवर के पास से। चलिए देखते हैं। साइलेंट वैली जो है ये केरला में, और यहाँ से जो रिवर बढ़ती है कुंटी पूजा रिवर निकलती है। कावेरी रिवर का जो कैचमेंट एरिया अलग है, और वो साइलेंट वैली के बीच से नहीं बहती। इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगा। इसमें जो जो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो दोस्तों अक्सर हम कॉर्बेट और गंगा को इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि दोनों उत्तराखंड में है, पर यूपीएससी आपकी माइक्रो मैपिंग चेक करता है। याद रखिए कि जो कॉर्बेट है, ये जो कॉर्बेट है वो रामगंगा, और काजीरंगा जो है ये ब्रह्मपुत्र, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये कुंटी पूजा। इस लॉजिक से तीनों पेयर्स गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। जो एक बात हमें पता होना चाहिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में, ये इसलिए मशहूर है क्योंकि 1970s में यहाँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसे सेव साइलेंट वैली, एक मिनट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के जरिए रोका गया था, ताकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बची रहे। ओके, इसका ऑप्शन डी, नन। के नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14. The Narmada rivers flows to the west while most other large peninsular rivers flow to the east. Why? क्वेश्चन नंबर 14 इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है, जो पेनिसुलर इंडिया की रिवर्स के बारे में है। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज़्यादातर पेनिसुलर रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो ईस्ट की तरफ बहती है, क्योंकि पेनिसुलर प्लेट्यू के जो स्लोप वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, लेकिन नर्मदा और तापी वेस्ट की तरफ बहती है। इसके पीछे का असली कारण आइए देखते हैं कि क्या है। ओके, पहला है इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। नर्मदा एक रिफ्ट वैली से बहती है। रिफ्ट वैली तब बनती है जब धरती का एक हिस्सा नीचे धंस जाती है। नर्मदा इस घाटी के जो ढलान स्लोप्स को फॉलो करती है, इसलिए वो वेस्ट की तरफ बहती है, चाहे पूरा प्लेट्यू ईस्ट की तरफ झुका हो फिर भी। तो इस वजह से हमारा ये पहला सही हो जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं। इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरास। ये फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है। आइए इसका देखते हैं कि ये क्यों है ऐसा। तो ये बात सच है कि नर्मदा के नॉर्थ में विंध्या और साउथ में सतपुरा रेंजेस है, लेकिन सिर्फ दो पहाड़ों के बीच बहना ये डिसाइड नहीं करता कि रिवर वेस्ट जाएगी या ईस्ट। असली वजह जो है वो रिफ्ट वैली का स्लोप से होता है। एक मिनट, रिफ्ट वैली का स्लोप है, इसलिए ये स्टेटमेंट इसका रीज़न नहीं है। ओके, नाउ कम्स टू स्टेटमेंट 3, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेटू का मेन स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है,
इस वजह से बाकी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सो स्टेटमेंट 3 भी गलत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। और तो दोस्तों इसमें जो हमें याद रखने की जो बात है, सोचिए एक पेपर है जो ईस्ट की तरफ झुका है, अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो वो ईस्ट जाएगा। लेकिन अगर उस पेपर में एक गहरी लाइन, इट मीन्स रिफ्ट वैली बनी हो जिसका ढलान वेस्ट की तरफ है, तो पानी उस लाइन के साथ साथ वेस्ट जाएगा। नर्मदा के साथ भी यही होता है, वो प्लेटू के स्लोप को नहीं बल्कि अपनी रिफ्ट वैली के स्लोप को फॉलो करता है। ओके, तो इस वजह से हमारा सिर्फ ऑप्शन 1 एक ही सही है। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मैपिंग पर बेस्ड है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड यूपीएससी क्वेश्चन है। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स, लेक्स और नेशनल पार्क्स के उनकी हिल्स रेंजेस के साथ मैच करना है। तो आइए इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए यूपीएससी यहाँ से अक्सर स्पेयर्स वाले सवाल पूछते रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, इसका दिया हुआ गारो हिल्स। तो नॉकरेक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यहाँ पे जो याद है मेघालय के गारो हिल्स पर स्थित है। ये पेयर बिल्कुल कह सकते हो सही है। ओके, सेकेंड इज लोकतक लेक बरेल रेंज। लोकतक लेक जो है आपको पता होना चाहिए मणिपुर में है, जो अपने फ्लोटिंग आइलैंड फुमीट्स जो है के लिए मशहूर है। बरेल रेंज जो है वो असम में है, असम, मणिपुर एंड नागालैंड के बीच में है। लेकिन लोकतक लेक इस रेंज का हिस्सा नहीं है, तो लोकतक लेक मणिपुर वैली में मणिपुर हिल्स से घिरी हुई है, बरेल रेंज से नहीं। तो स्टेटमेंट 2 ये गलत हो जाएगा, सेकंड पेयरिंग फॉलो। ओके, थर्ड जो है नमदफा नेशनल पार्क दाफला हिल। नामदफा नेशनल पार्क जो है पता होना चाहिए वो अरुणाचल प्रदेश में है, कि एक चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, मिसमी और पतकाई बम हिल्स के पास। एक मिनट लिख ही देता हूँ मैं। नमदफा इससे काफ़ी ईस्ट में है, तो इस वजह से ये तो गलत हो जाएगा। और जो इसका पहला सही है, सिर्फ ओनली पेयर 1। ओके, दिस इज ऑप्शन ए ओनली 1। इसमें जो दोस्तों हमें याद रखना है वो मेघालय में 3 हिल्स है। एक तो पता होगा गारो, खासी और जैंतिया, और ये जो है वेस्ट से ईस्ट। नॉकरेक सबसे पहले यानी गारो में है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। लेकिन जो लोकतक लेक मणिपुर में है और बरेल रेंज थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में रह जाती है। और नमदफा तो हमारे देश के सबसे ईस्टर्न हिस्से में है, जबकि दाफला हिल्स काफ़ी पहले आ जाती है। इस माइक्रो मैपिंग से आपका है वो सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, तो ऑप्शन ए 1 ओनली होगा। जो इसमें और याद रखने की ज़रूरत है, नमदफा की एक खासियत बात यह है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ जो है चारों बिग कैट्स जैसे टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और क्लाउडेड लियोपार्ड, ये चारों जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 वर्ल्ड मैपिंग का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ज्योग्राफिकल फीचर्स को उनकी लोकेशंस के साथ मैच करना है। तो आइए इसका डीप एनालिसिस देखते हैं। वर्ल्ड मैप की बेसिक नॉलेज से आप इस सवाल को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। पहला, एब्सियन प्लेट्यू अरेबिया। एब्सियन प्लेट्यू जिसे इथोपियन हाईलैंड भी कहते हैं, ये इथोपिया ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। ईस्ट अफ्रीका में, ये अरेबिया में नहीं है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। ओके, बी, एटलास माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। एटलास माउंटेन अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, जो आपको मोरक्को, अल्जीरिया
और तुनिसिया तक फैले हुए। ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन के सहारा डिजर्ट से अलग करते हैं। तो ये पेयर बिल्कुल सही है। ओके, सी गुयाना हाईलैंड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। गुयाना हाईलैंड साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में है, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका होगा। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और जो याद रखना है इसमें, वो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम और ब्राज़ील, इनका अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी ओकवांगो बेसिन, पैटागोनिया। ओकवांगो बेसिन जो है पैटागोनिया नहीं, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, बोट्सवाना करके एक जगह है, मीन्स कंट्री है, वहाँ पे है, जो अपना डेल्टा के लिए मशहूर है। पैटागोनिया जो है वो तो साउथ अमेरिका में है। ओके, एक सेकेंड। इसमें जो याद रखना, तो दोस्तों यूपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्सर इंटरकॉन्टिनेंटल कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। याद रखिए, एटलास हमेशा अफ्रीका के टॉप लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। अब गुयाना हाईलैंड्स को अफ्रीका से मत जोड़िए, वो साउथ अमेरिका के टॉप पर है, और एब्सियन का मतलब ही इथोपिया है। इन पॉइंट्स को अगर आप मैप पर एक बार देखें तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसका हो जाएगा, जो करेक्ट पेयर है, ऑप्शन ओनली बी, बाकी तीनों गलत हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑन द वर्ल्ड आर फाउंड इन रीजन्स वेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो ओशियनोग्राफी का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसमें पूछा गया है दुनिया का सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ मिलते हैं। इसका लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग जोन्स जैसे जापान के पास, या आप एक कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है के पास वहीं होते हैं, जहां एक गर्म और एक ठंडी ओशियन करंट आपस में मिलती है। इसके पीछे 3 बड़े रीजन्स हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, प्लैंकटन ग्रोथ। हाँ, जब ठंडा और गर्म पानी मिलता है तो नीचे से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, अपवेलिंग। इससे फाइटोप्लैंक्टन मछलियों का खाना की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जहाँ खाना ज़्यादा होगा वहाँ मछलियाँ भी ज़्यादा होगी। सेकंड आता है हमारा ऑक्सीजन कंटेंट। वार्म और कोल्ड करंट का मिक्स होना पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन रखता है, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर आता है टेम्परेचर। ये सब मिलाप वाली जगह का टेम्परेचर मछलियों की ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट हो जाता है। जैसे दुनिया के कुछ फेमस एग्जांपल्स, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, जहाँ कुरोशियो वार्म और ओयासियो कोल्ड करेंट्स मिलते हैं, वो जो जापान के पास है। फिर एक नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ग्रैंड बैंक्स, जहाँ गल्फ स्ट्रीम वार्म और लेब्राडोर कोल्ड करेंट्स मिलते हैं कनाडा के पास। जो इसमें हमें याद रखना है, तो दोस्तों मछलियों भी बिल्कुल हमारी तरह है। उन्हें वहाँ जाना पसंद है जहाँ बफेट मीन्स फाइटोप्लैंक्टन लगा हो। फाइटोप्लैंक्टन लगा हो, जहाँ गर्म और ठंडी करंट्स मिलती है, तो समुद्र के नीचे का सारा जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाता है और प्लैंक्टन्स की खेती हो जाती है। बस इसी फ्री फूड के चक्कर में वहाँ करोड़ों मछलियाँ इकट्ठा हो जाती है, और वहीं बनता है दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड। तो ओके, चलिए ये समझ गए। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18। विच आर द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 बायोजियोग्राफी और वर्ल्ड क्लाइमेट का एक बेहतरीन सवाल है। इसमें इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यूनिक खासियतों के बारे में पूछा गया है। तो आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। इक्वेटोरियल रीजन्स 0 से 10 डिग्री
नॉर्थ साउथ में साल भर गर्मी और भारी बारिश होते रहती है। इसी वजह से यहाँ के फॉरेस्ट दुनिया में सबसे घने होते हैं। प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्रॉन्स फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस कैनोपी। स्टेटमेंट 1। ओके, यहाँ पेड़ सूरज की रोशनी सनलाइट पाने के लिए एक दूसरे से रेस लगाते हैं और काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। उनकी ऊपरी शाखाएं मीन्स क्राउन्स आपस में मिलकर एक छतरी जैसी छत बना लेती है जिसे कैनोपी कहते हैं। इसकी वजह से जंगल के अंदर जो ज़मीन तक रोशनी जो है वो मुश्किल से पहुंच पाती है। तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? को एक्सिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज। इन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। आपको एक ही छोटे इलाके में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिल जाएंगे। यहाँ कोई एक स्पेसीज डोमिनेट नहीं करती बल्कि हज़ारों स्पेसीज साथ में रहती है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू स्टेटमेंट 3। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैराइटीज़ ऑफ एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वो पौधे होते हैं जो दूसरे पेड़ों के ऊपर उगते हैं, जैसे ऑर्चिड्स हो गया या फंस। चूँकि नीचे रोशनी कम होती है, ये पौधे बड़े पेड़ों के सहारा लेकर ऊंचाई पर उगते हैं ताकि इन्हें सनलाइट मिल सके। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इनके लिए आप कह सकते हैं स्वर्ग है। तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 3 भी सही है। जो हमें ध्यान में रखना बात, तो दोस्तों सोचिए एक ऐसा जंगल जहाँ इतनी भीड़ है कि पेड़ों को सांस लेने के लिए ऊपर भागना पड़ता है। इतने घने पेड़ कि ऊपर से देखने पर सिर्फ एक हरा कैनोपी दिखेगा। नीचे अंधेरा है, इसलिए जो छोटे पौधे एपोफाइट्स बड़े पेड़ों के कंधों पर चढ़कर बैठे हैं। यही असली पहचान है कि अमेजोन हो गया या कॉन्गो जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की। इसलिए यहाँ तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब ऑप्शन डी 1, 2, 3। जो हमें याद रखनी है, जो पता होनी चाहिए, सॉइल। जो यहाँ की सॉइल, यहाँ की मिट्टी ज़्यादातर लैटरिट सॉइल होती है। तो ये एक मालूम पता होना चाहिए क्योंकि हैवी रेन से न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। और जो दूसरा है कि हार्डवुड, यहाँ मैग्नी, इबोनी और रोजवुड जैसे मजबूत लकड़ी वाले पेड़ मिलते हैं। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 सही। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज्ड टू नोमैडिक हटर्स। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 19 ये वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स और वहाँ की ह्यूमन लाइफ पर बेस्ड है। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। ओके, ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट में 3 मेन कीवर्ड्स हैं जो मेन हमें सही आंसर तक पहुँचाते हैं। ओके, चलिए। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, इसका मतलब है कि गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड। हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये अक्सर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में होता है जो समुद्र से बहुत दूर ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में मिलती है। सेकेंड इज़ रेनफॉल इज़ स्कैंटी, बारिश बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 20 से 25 सेंटीमीटर, जो बड़े पेड़ों ट्रीज़ के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए यहाँ की घास जो है वो ग्रासलैंड्स में मिलती है। थर्ड इज़ नोमैडिक हडर्स, यहाँ के लोग खेती नहीं कर पाते बारिश की कमी की वजह से, क्योंकि 20 से 25 सेंटीमीटर तक ही यहाँ पे रेनफॉल होती है। इसलिए वो अपने जानवरों जैसे सीप, गोट्स, जो घोड़े, हॉर्सेस के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। सेंट्रल एशिया के जो नाम है दो, किर्गिज और कजाक्स, इसकी सबसे बड़ा आप कह सकते हो एग्जाम्पल है ये। ओके, आइए चले बाकी ऑप्शंस देखते कि गलत क्यों है। तो ऑप्शन ए आता है अफ्रीकन सवाना। यहाँ क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं होता, साल भर गर्मी रहती है और बारिश स्टेपी से भी ज़्यादा होती है। तो ये गलत हो जाएगा। ओके, जैसे क्या आता है सी, ये तो सही है। सी देखते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी। प्रेरीज में अब नोमैडिक हर्डिंग ख़त्म हो चुकी है। अब ये दुनिया का ब्रेड बास्केट है जहाँ मशीन से वीट की खेती होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, डी साइबेरियन टुंड्रा।
यहाँ क्लाइमेट सिर्फ कोल्ड होता है, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड दोनों नहीं। यहाँ हडिंग के नाम पर सिर्फ रेनडियर पालन होता है, पर हडिंग यहाँ की प्राइमरी कैरेक्टर नहीं है जितना स्टेपी है, तो ये भी हो जाएगा गलत। और इसमें जो याद रखने वाला चीज़ है, तो दोस्तों जब भी आप एक्सट्रीम क्लाइमेट और ग्रासेस स्कैंटी रेनफॉल का कॉम्बिनेशन देखें तो समझ जाए कि बात स्टेपी की हो रही है। सेंट्रल एशिया का एरिया समुद्र से इतना दूर है कि वहाँ मानसून पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता है, इसलिए वहाँ खेती मुश्किल है और लोग हज़ारों सालों से अपने जानवरों के साथ नोमैड्स की तरह रह रहे हैं। सेंट्रल एशिया के इसी कल्चर से मंगोल जैसे बड़े योद्धा निकले थे। इसमें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, जो छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछते हैं पीसीएस के टाइप में, तो स्टेपी को टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहते हैं। सेंट्रल एशिया के नोमाड्स को किर्गिज कहा जाता है। जो यूट्स इट मीन्स टेंट्स जो होते हैं, टेंट्स में रहते हैं। तो हाँ, ये सब पता होना चाहिए। और नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स में लिखते चलो। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन कौन सा पेयर सही है, तो आइए चलो इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी को समझने के लिए ये पेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज लिम्बू सिक्किम। लिम्बू जो ट्राइब है वो तरह की वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के हिली एरियाज दार्जिलिंग में मिलती है। ये लोग अपने चायब्रंग डांस और अलग संस्कृति के लिए मशहूर है, तो ये ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ओके, दिस इज सेकेंड, कार्बी हिमाचल प्रदेश। कार्बी ट्राइब असलियत में असम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा इसे असम। तीसरा, डोंगरिया उड़ीसा। डोंगरिया कोंद उड़ीसा के न्यामगिरी हिल्स में रहते हैं। ये ट्राइब तब बहुत न्यूज़ में थी जब वेदांत एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट के खिलाफ इन्होंने अपनी सेक्रेड हिल्स बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये एक पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो आप लिख ले, तो ये भी सही है कि डी, बोंडा तमिलनाडु। बोंडा ट्राइब जो है ये भी आपको उड़ीसा में ही मिल जाएगा, ये भी गलत है। एक बहुत पुरानी एक आइसोलेटेड ट्राइब है ये। तमिलनाडु की जो फेमस ट्राइब और टोडा और इरूला आती है, ये नहीं, तो तमिलनाडु के लिए आप याद रख सकते हो टोडा एंड इरूला। ओके, तो एस्पिरेंट्स इसमें जो याद रखने वाली जो बात है, तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ इतना याद हो कि कार्बी असम से है, कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट की वजह से न्यूज़ में रहता है, तो आप स्टेटमेंट 2 को तुरंत आप काट देंगे। इससे ऑप्शंस जो बी एंड ये जो डी ख़त्म हो गए। अब बस इतना याद रखना है कि डोंगरिया और बोंडा दोनों ही उड़ीसा के मशहूर ट्राइब्स है। चूँकि बोंडा को तमिलनाडु से जोड़ा गया तो वो गलत हो जाएगा इसमें 4। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 एंड 3। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चंस। ओके, तो दोस्तों ये था यूपीएससी 2013 ज्योग्राफी का पूरा कच्चा चिट्ठा। आज हमने देखा कि कैसे एक ही साल में यूपीएससी ने आप जैसे क्लाइमेट हो गया, मैपिंग और जो इन्वायरमेंट है को, ये इन तीनों को मर्ज करके सवालों का लेवल चेंज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इन सॉल्यूशंस के बाद आपका ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। याद रखिए, पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी के दिमाग को पढ़ने के लिए भी होता है। तो आपके लिए एक सवाल है, आज हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए। तो आज के इन 20 सवालों में से आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर ये सीरीज़ आपको थोड़ा भी हेल्प कर रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे 2014 के एनालिसिस, जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होने वाले हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि लवासना सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक मंजिल है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।